नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई है। अब मामला है मुख्यमंत्री बनाने का। किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा, कहां नेतृत्व परिवर्तन होगा, कहां नहीं होगा, इसकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी। ऑब्जर्वर्स अनाउंस कर दिए गए। राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और सरोज पांडे। ये 3 लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा। ये 3 लोगों को मध्य प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। तो ये तीनों ऑब्जर्वर जाएंगे, वहाँ विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। ये तो है ऑफिशियल स्टैंड कि वहाँ विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय लेकर पार्टी हाईकमान को सूचित करेंगे, उसके आधार पर घोषणा होगी। लेकिन होगा ये वास्तव में कि यहाँ से नाम तय हो चुका होगा, वहाँ जाकर विधायकों को बताया जाएगा कि इनको चुनना है। उसके लिए एक आम सहमति बनाई जाएगी। अगर वहाँ इस पर कुछ विवाद होता है जिसकी कोई उम्मीद है नहीं, तब लोगों को समझाने की कोशिश हो सकती है। एक बात। दूसरा, केवल मुख्यमंत्री होंगे ऐसा नहीं लग रहा है। खासतौर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि डिप्टी सीएम भी होंगे, और मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। किस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में होगा उसकी भी बात करता हूँ, लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में पिछले 5 साल से वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर फैसला रुका हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी अपना राजस्थान में कम से कम अपना राजनीतिक भविष्य नहीं मानती। सवाल ये है कि उनका क्या करें। ये चुनाव से पहले भी ये सवाल था, चुनाव के दौरान भी ये सवाल था। ये इस बात की आशंका जताई जा रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की ओर से इस कैंपेन को काफ़ी अच्छी तरह से चलाया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज़ है, वो सैबोटेज कर सकती हैं, हरवा सकती है, बागी उम्मीदवार खड़े करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को हरवा देंगी और पार्टी आला कमान को चैलेंज करेंगी। देखिए, ये सब बातें सुनी सुनाई बातें हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की वो हैसियत, राजनीतिक हैसियत अब नहीं रह गई कि पार्टी हाईकमान को, और इस पार्टी हाईकमान को, इस समय जो हाईकमान है उसको चुनौती दे सके। उनकी स्थिति थी जब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक तरह से चुनौती दी थी, और उस समय वो अलग पार्टी बनाने के लिए भी तैयार हो गई थी। पार्टी का नाम भी रजिस्टर करा लिया गया था, और ये उम्मीद थी कि अगर उनको विधायक दल का नेता न बनाया गया तो वो पार्टी तोड़ सकती हैं और अपने समर्थक विधायकों के साथ एक रीजनल पार्टी बना सकती है। लेकिन तब से अब में बहुत फ़र्क आ गया है। राजनीति बदल गई है, वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति बदल गई है। पिछले 5 साल में जिस तरह से वो पार्टी में निष्क्रिय रही, उसने उनका केस और कमज़ोर कर दिया है। दूसरी कमज़ोरी उनका बेटा है। उनको अपने साथ साथ अपने बेटे के भी भविष्य का, राजनीतिक भविष्य का ध्यान रखना है। इसलिए दोनों में संतुलन बिठाना उनके लिए बड़ा कठिन काम है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति, वो टिकट के लिए था। हालांकि दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे हैं वो पहले से सांसद हैं, इसलिए उनका टिकट नहीं कटा। लेकिन अब ये उम्मीद करना कि दुष्यंत सिंह केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये आज की भाजपा में असंभव है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, असंभव है। ये नहीं हो सकता। जब मुख्यमंत्री थी 2018 तक वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उनका बेटा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। मोदी ने नहीं शामिल किया तो नहीं शामिल किया। बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर बेटे को मंत्री बनाना है तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। वसुंधरा राजे ने नहीं छोड़ा। और 2018 की हार
इन 3 राज्यों में जहां बीजेपी हारी, उनमें सबसे बड़ी हार राजस्थान की, संख्या की दृष्टि से नहीं, संख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ी हार छत्तीसगढ़ की हुई है, लेकिन पॉलिटिकल सबसे बड़ी हार, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी हार राजस्थान की हुई, जिसका धक्का बहुत ज़्यादा लगा पार्टी को। हालांकि उसका कोई असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ा। इसके बावजूद जो नारा लगा था उस समय, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये नारा 2018 के बाद भी 5 साल तक राजस्थान में हवा में तैरता रहा। और वसुंधरा राजे सिंधिया का मैंने पहले भी कहा था कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में पहले बन गई होती, लेकिन उन्होंने असहयोग किया। सहयोग तो छोड़ दीजिए, असहयोग किया। ये इंश्योर किया कि सरकार न बनने पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सरकार बनेगी तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जब उनको 2020 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी तैयार नहीं थी, तो आज क्यों तैयार होगी, उसका कोई कारण नहीं है। तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन तय है। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है, या कहें कि जो पार्टी हाईकमान जिन नामों पर विचार कर रहा है उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। पार्टी हाईकमान की ओर से 2018 के बाद कोशिश की गई कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राज्य में स्थापित किया जाए नेता के रूप में, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार विरोध करती रही। उनके विरोध के चलते कोई झगड़ा ना हो, कोई पार्टी में मनमुटाव ना हो, असंतोष ना फैले, इसके चलते पार्टी हाईकमान ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उसके बाद से स्थिति बदल गई है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत को चूँकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया, और आपको मालूम है कि राजस्थान में बाई कैमरल हाउस नहीं है, यानी वहाँ विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए अब किसी केंद्रीय मंत्री को, यानी किसी सांसद को या गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई एक सीट खाली करानी पड़ेगी, बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा, तब चुनाव होगा। तो इसलिए जो भी बनेगा वो विधायकों में से ही बनेगा। अब विधायकों में से वैसे अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनका भी नाम लिया जाता है, अपनी ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनके जो समर्थक हैं उनका नाम चलाते हैं, लेकिन ये सब नाम केवल मीडिया में चलने के लिए हैं। जो कंसिडरेशन में हैं, या कहें कि जो सचमुच जिन पर विचार होगा, जिनके बारे में कोई फैसला हो सकता है, उनमें मेरा मानना है कि दिया कुमारी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ चूँकि नाथ संप्रदाय से हैं, तो इसलिए अगर आपको ये या कुछ लोगों को गलतफहमी हो कि उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान में जितना अंतर है उस तरह का अंतर है। बाबा बालकनाथ एक अननोन कमोडिटी हैं, उनको मुख्यमंत्री जैसा पद, बड़ा पद देना खतरे से खाली नहीं है। ये पार्टी हाईकमान को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन सामाजिक समीकरणों को देखते हुए उनको हो सकता है डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। ये संभव है कि किसी जाट को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। जो सामाजिक समीकरण है राजस्थान का, उसमें राजपूत और जाट ये 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, इनका बड़ा असर है। और जाट के अलावा दूसरा कोई दावेदार डिप्टी सीएम के लिए अगर होगा तो वो मीणा समुदाय से होगा, तो उनमें से कोई डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन दिया कुमारी की मेरे हिसाब से, बाकी मैं ये तार्किक आधार पर बात कर रहा हूँ, किसी जानकारी के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है कि दिया कुमारी को, चूँकि वो सांसद थी, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, पार्टी उनके काम से, संगठन में उनकी जो भागीदारी है उससे खुश है, और राजस्थान में लंबे समय से, भैरव सिंह शेखावत के समय से लगातार राजपूत नेतृत्व जो है पार्टी का नेतृत्व करता रहा है। तो इसलिए दिया कुमारी उस खांचे में भी फिट बैठती है। और उसके अलावा उनकी उम्र, महिला होना, इस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 के लिए और उसके बाद के लिए भी जो ज़्यादा जोर है वो महिला मतदाताओं, महिला नेताओं पर है। इस दृष्टि से भी
उनके बनने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। लेकिन पार्टी को आदत है चौंकाने की। ऐसा नाम हो सकता है कोई सामने आ जाए जिसकी हम आप अभी कल्पना न कर रहे हो, चर्चा न कर रहे हो, जिस पर हमारा आपका ध्यान भी ना हो। लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे, सारे जो है सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए अगर किसी का नाम मेरी ओर से पहले नंबर पर अगर मैं किसी को रखना चाहूँगा तो वो दिया कुमारी का नाम। अब पार्टी पर निर्भर है, 10-11 तारीख तक या 12 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है घोषणा हो जाएगी। ऑब्जर्वर जाएंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे पार्टी हाईकमान को, उसके बाद घोषणा होगी। इस बात की भी संभावना है कि वहीं विधायक दल की बैठक औपचारिक रूप से हो और नेता चुन लिया जाए। हालांकि ये भी संभव है कि विधायक दल की बैठक हो, उसमें जो ऑब्जर्वर गए हैं वो विधायकों से उनकी राय जाने और उसको रिपोर्ट करें पार्टी हाईकमान को और फिर घोषणा। तो एक संभावना राजस्थान के बारे में तो ये है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत मिली है पार्टी को, और जाहिर है कि जो नारा चला, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उसका बड़ा असर हुआ। दूसरा जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर हुआ चुनाव पर, वो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान की थी। और शिवराज सिंह चौहान मामा और भाई के रूप में लोगों के दिल तक पहुँचे, ये भी इस चुनाव नतीजे से साबित होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में उनका कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। विकल्प के नाम पर जो नाम लिया जाता है उसमें पहला नाम है प्रहलाद पटेल का। उसके अलावा किसी के नाम पर विचार करना मेरी नज़र में जो है वो डिज़ास्टर होगा। वो मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये संभव है कि प्रहलाद पटेल को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया गया है। लोकसभा सदस्य थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सब किया गया है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको विधायक या केवल एक मंत्री बनाकर राज्य में रखा जाएगा। लेकिन आला कमान की, हाई कमान की नज़र में जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें प्रहलाद पटेल का नाम है। लेकिन मुझे नहीं लगता, कम से कम लोकसभा चुनाव को देखते हुए, शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बारे में पार्टी सोचेगी। पार्टी तीनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन लंबे समय से चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2020 में जो परिस्थिति बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से, कांग्रेस से बगावत करके भाजपा के साथ आए, और उस समय शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मजबूरी थी। अब मजबूरी नहीं है, अब शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो जनता के नेता हैं, आम लोगों के नेता हैं, आम लोगों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने से भाजपा को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके विकल्प के रूप में जो लोग मौजूद हैं, उनमें भी कोई ऐसा कोई बहुत चमकीला नाम नहीं है जिसके आने से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा या बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे सारे तर्कों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तो मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान का होगा, और मुझे लगता है कि उसका फैसला हो चुका होगा। ये अलग बात है कि किसी को पता नहीं है कि फैसला क्या हुआ। अब तीसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत से बहुत से लोग चौंके, लेकिन मैंने आपसे बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को और उसके नतीजे को अगर समझना है तो आप 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को समझिए। 2017 में जब बीजेपी हारते हारते बची गुजरात में विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद 2018 में तीनों राज्यों में हार गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद से जनजातीय समूह को जोड़ने का, उनको पार्टी के नज़दीक लाने का
एक बड़ा बृहत्तर अभियान छेड़ा। उसी के तहत द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया। एक जनजातीय समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद जो कदम उठाए गए एक के बाद एक, वो सब इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केवल विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समरसता के लिए और जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है उसको साथ जोड़ने की दृष्टि से ये कदम उठाया गया। और उसका नतीजा सबसे पहले उसका फ़ायदा मिला 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में, और अब इन 3 राज्यों में मिला है। आप देखिए, अगर 2018 से तुलना कीजिए तो जनजातीय समाज के लिए जो रिज़र्व सीट्स हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आशातीत रूप से सुधरा है। उसी का नतीजा है ये सरकार इस रूप में तीनों राज्यों में बन रही है। तो किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पिछड़ा 2 ऐसे वर्ग हैं जिन पर पार्टी की नज़र है, जिनका वहाँ के समाज में संख्या जिनकी सबसे ज़्यादा है। तो ये संभव है कि आदिवासी मुख्यमंत्री और कोई पिछड़ा वर्ग का जो है डिप्टी सीएम बने। और मेरी नज़र में पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ, उस बात पर अब भी कायम हूँ कि आदिवासी अगर कोई बनेगा तो महिला होगी। और महिला में रेणुका सिंह का नाम, जो केंद्रीय मंत्री थी अभी तक, केंद्रीय जो सेंटर में ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी अभी तक, अब इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, लोकसभा की सदस्य थी, वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उनके बनने की संभावना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा है। और किसी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब, उनके डिप्टी सीएम बनने की या किसी और के पिछड़ा वर्ग से किसी और के डिप्टी सीएम बनने की संभावना ज़्यादा है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर मुख्यमंत्री का पद महिला को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के कैंपेन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि 2 मुख्यमंत्री उसकी महिलाएं हैं। ये जो प्रधानमंत्री का ने जो जाति को छोड़कर वर्ग की राजनीति शुरू की है, उसमें महिला को भी एक वर्ग के रूप में उन्होंने पेश किया है। और अगर 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होते हैं तो उनका दावा, उनकी राजनीति, उनकी ये रणनीति और ज़्यादा कारगर और ज़्यादा मजबूत होती है। तो 3 राज्यों में मेरे हिसाब से ये 3 मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन फैसला जिनको करना है, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए अगर मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन तार्किक रूप से जो नाम मुझे लगे कि ये होने चाहिए, उनको मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आप देखिए पार्टी हाईकमान का फैसला क्या होता है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि जो बना वो क्यों बना, जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।